नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के सेशन में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये चैप्टर 1 है। ठीक है, इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो समुदाय का अर्थ निश्चित भूभाग यानी कि ज़मीन का एक निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को, जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है ना। जिस गांव अथवा नगर में हम निवास करते हैं वह समुदाय का एक उदाहरण है। ठीक है, समुदाय का विकास स्वतः होता है, इसमें स्थायित्व पाया जाता है। स्थायित्व को मतलब एक निश्चित जगह पे ये समूह या ग्रुप रहता है, उसे हम समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और समुदाय की विशेषताएं भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी अगली हेडिंग है समुदाय की विशेषताएं। प्रत्येक समुदाय में सभी सदस्यों को समान अधिकार व दर्जा प्राप्त होता है, यानी कि जितने भी समुदाय होते हैं सभी सदस्यों के लिए समान अधिकार का मतलब एक जैसे अधिकार, बराबर के अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद है समुदाय का प्रत्येक सदस्य समान होता है, मतलब एक जैसा, एक बराबर होता है। ठीक है, कोई ऊंच नीच नहीं होती आपस में उनमें। उन पर समुदाय के सभी नियम कायदे भी समान रूप से लागू होते हैं, यानी कि समुदाय के अंदर जितने भी नियम कायदे रूल बनाए गए हैं सभी के ऊपर लागू होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है समुदाय की एक अन्य विशेषता समानता भी है। सबके अंदर क्या पाई जाती है? समानता। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं वर्ग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, वर्ग से आप क्या समझते हैं, उसके बाद आंसर। जब एक ही सामाजिक स्थिति के व्यक्ति समान संस्कृति के बीच रहते हैं, मतलब एक है समाज के लोग एक जैसी संस्कृति के बीच रहें, उनकी रीति रिवाज एक जैसे हों, तो एक सामाजिक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? एक सामाजिक वर्ग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसकी सामाजिक स्थिति लगभग समान और एक जैसी ही सामाजिक दशाओं में रहते हैं, यानी कि रहन सहन का स्तर भी उनका एक जैसा होगा। ठीक है, और एक वर्ग के सदस्य एक जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये वर्ग भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वर्ग जो है व्यक्ति बदल सकता है। ठीक है, लेकिन जाति को बदला नहीं जाता। वर्ग को क्या व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से वर्ग को बदल सकता है, जैसे कि निम्न वर्ग उच्च वर्ग है ना। जैसे कि आप अपनी निम्न वर्ग से स्थिति को उच्च वर्ग में चेंज कर सकते हो मेहनत के द्वारा, काबिलियत के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है, हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं एग्जाम में, उपनिवेशवाद। ठीक है, तो उपनिवेशवाद ये हमारी हेडिंग है। किसी दूसरे देश पर पूर्ण या आंशिक राजनीतिक नियंत्रण हासिल करने, उस पर बसने वालों के साथ कब्जा करने और उनका आर्थिक शोषण करने की नीति या प्रथा है ना। या फिर दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं, जब किसी साम्राज्यवादी देश वह देश होता है जो दूसरे देश पर कब्जा कर ले, ऐसे देश को हम साम्राज्यवादी देश कहते हैं। ठीक है, जब किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी दूसरे देश पर शासन किया जाता है तो उसे उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद के आने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से बदलाव आए, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उपनिवेशवाद के आने से उसमें कौन से बदलाव आए। तो निम्नलिखित बदलाव आए जी, इस तरह से आप लिखेंगे। पहला बदलाव है उत्पादन में आया। उत्पादन का मतलब होता है पैदावार। ठीक है, तो उत्पादन और व्यापार और कृषि आदि का विघटन कर दिया इन्होंने, बंटवारा कर दिया। ठीक है, विघटन का मतलब होता है बंटवारा करना। ठीक, उसके बाद हथकरघा के काम का खात्मा हो गया। हथकरघा मतलब जो बुनकर हाथ से कपड़ा बुनाते थे उनका काम ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो उपनिवेशवाद थे यहाँ पे वो अंग्रेज थे। अंग्रेज क्या करते थे, अपने इंग्लैंड से कपड़ा लाते थे बने बनाए, मशीनों से बने हुए, तो वो इंडिया में सस्ते होते थे, है ना। तो हथकरघा जो यहाँ पे हाथ से बनाते थे उनके कपड़ा बिकना बंद हो गए, तो उनका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी इंग्लैंड के सस्ते कपड़ों की भरमार थी यहाँ पर। ठीक है, जिससे इंडिया का व्यापार ठप हो गया। उसके बाद है यहाँ पे अगला पॉइंट, भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ा, यानी कि भारतीय लोग जो हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ने लग गए, यानी कि व्यापारिक दुनिया से। ठीक है,
कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का उपभोक्ता, यहाँ पर उपभोक्ता है, ठीक है। किसे बना दिया? भारत को उन्होंने कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का उपभोक्ता बना दिया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सी राइट्स मिल कौन थे, ठीक है। तो ये समाजशास्त्री होते हैं, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। सी राइट मिल अमेरिकी समाजशास्त्री थे। उसमें 1940 से लेकर के 1962 तक कोलंबिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्राध्यापक रहे, ठीक है। तो वे 1940 से लेकर के 1962 तक कोलंबिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्राध्यापक रहे, ठीक है। उसके बाद है नीचे, उन्होंने समाजशास्त्र की अभाज्य, उन्हें समाजशास्त्र की अभिजात सिद्धांत के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी उनसे ही संबंधित क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 6वां, उपनिवेशक शासन में भारतीय चेतना को किस प्रकार जन्म दिया, ठीक है। उपनिवेशक शासन ने भारतीय चेतना को किस प्रकार जन्म दिया? तो हमारा यहाँ पे आंसर है, ब्रिटिश उपनिवेशक सरकार के दौर से ही विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया। यानी कि भारत के लोग जागृत हो गए, जो अंग्रेजों के यहाँ पे शासन था उसे तंगा करके, है ना। तो भारतीयों के अंदर एकता की भावना जागृत होने लग जाती है उसी समय से। इस दौर में ही भारत ने आज़ादी प्राप्त की और आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाया। आधुनिकीकरण का मतलब है नई नई चीज़ों की जानकारी की ओर, मतलब मशीनीकरण, है ना। कल कारखानों की ओर कदम बढ़ाया, उन्हें नई नई चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी। उसके बाद है देश के राजनीतिक एकीकरण के साथ साथ भारत पूंजीवादी दुनिया से परिचित हुआ, यानी कि व्यापार वाली दुनिया से जुड़ गया। निजी संपत्ति, पूंजीवादी दुनिया में लोग निजी संपत्ति को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, और पूरे भारत का एकीकरण हो गया। उसके बाद है समाज पुरानी चीज़ों की ओर कभी नहीं जाता जब वह नई चीज़ें सीख लेता है ना। समाज ने नई नई चीज़ें सीख ली, अब वो पुरानी चीज़ों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता है। उसके बाद है औपनिवेशिक शासन के शोषण के चिन्ह आज भी भारतीय समाज में मौजूद हैं। यानी कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को खूब लूटा, है ना। तो आज भी उस चीज़ को हम भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। राष्ट्रवाद को मतलब होता है देश प्रेम। अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को परेशान किया, जिसके अंदर लोगों के अंदर क्या एक भावना जागृत हो गई, राष्ट्रवाद, देश प्रेम, कि हम अपने देश से प्रेम करेंगे तभी इकट्ठे रह सकते हैं, है ना। यही राष्ट्रवादी चेतना उपनिवेशवाद का शत्रु बना। यानी कि उपनिवेशवाद से इन्होंने लड़ाई लड़ी राष्ट्रवादी लोगों ने, ठीक है। तो आई होप आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। उसके बाद है यहाँ पे बरक से आप क्या समझते हैं? बरक को हम योग्यता व मेहनत से प्राप्त करते हैं। इसका मुख्य आधार आर्थिक होता है। व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा और ज्ञान के द्वारा बरक में अपनी स्थिति उच्च कर सकता है। तो ये छोटा क्वेश्चन है बरक से संबंधित, आप इसे अच्छे से आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। और दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं, बरक एक खुली व्यवस्था है जिसकी सदस्यता व्यक्ति को उसकी योग्यता व गुणों के आधार पर मिलती है, वह इसे परिवर्तित कर सकता है। यानी कि बरक को व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से बदल सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद भारतीय समाज में कौन कौन से परिवर्तन पाए जाते हैं, ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो निम्नलिखित परिवर्तन पाए जाते हैं। तो पहला परिवर्तन है धर्म के प्रभाव में कमी। आज के समय में हमने देखा है भारत के अंदर धर्म के प्रभाव में कमी आ गई है ना। तो इसी में क्वेश्चन है, भारतीय समाज ने आज धर्म के प्रभाव को हटा दिया है, मतलब कम कर दिया। ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिकवादी लोगों ने धर्म से नाता तोड़ दिया। बहुत से लोग हैं धर्म मानते ही नहीं हैं, है ना, उन्होंने धर्म से नाता तोड़ दिया। वे विज्ञानवादी, भौतिकवादी लोग हैं। उसके बाद है संयुक्त परिवारों का विघटन। आज के समय में संयुक्त परिवार जो हैं टूटने लग गए हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार वो माना जाता था जिसमें चाचा चाची, ताऊ चाची, दादा दादी सभी मिलकर के रहते थे, उन्हें संयुक्त परिवार बोलते थे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार जो हैं टूटते जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है अंग्रेजों के आने के कारण औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का विकास हुआ। यानी कि जब यहाँ पे अंग्रेज आए थे तब यहाँ पे नगरीकरण होने लग गया, औद्योगिकरण यानी कल कारखाने बनने लगे, जिससे अनेक लोग गांव छोड़ करके नगर में कार्य करने के लिए गए, है ना। इस प्रकार उनका गांव हमेशा के लिए छूट गया और संयुक्त परिवार जो है टूटने लग गया, ठीक है। उसके बाद हमारा अगली हेडिंग है यहाँ पे रीति रिवाज में परिवर्तन। यानी कि आज के समय में रीति रिवाज भी बदलने लग गए हैं, है ना। भारतीय समाज में लगातार रीति रिवाजों में बदलाव आ रहे हैं। प्रत्येक भारतीय धोती
के स्थान पर आज पैंट कुर्ते के स्थान पर कमीज पहनता है, लेकिन पुराने समय में धोती कुर्ता पहनते थे, है ना। लेकिन आज के समय में लोगों ने पहनावा में भी चेंजेस कर ली। शिक्षा का प्रभाव, प्राचीन भारतीय शिक्षा धर्म प्रधान थी, यानी कि पहले के समय में, पुराने समय में, प्राचीन समय में शिक्षा जो ही धार्मिक थी। केवल उच्च जाति एवं श्रेष्ठ जाति के लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यानी कि हर जाति का व्यक्ति जो है शिक्षा प्राप्त कर सकता है। स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, है ना। अगली हेडिंग है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, यानी कि पहले स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुआ करती थी, है ना। उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार कम था, बाहर निकलने आने जाने का अधिकार नहीं था ज़्यादा, है ना। जैसे कि आज विदेश भी जा सकती हैं, तो उस समय चार दीवारी के अंदर महिलाएं अधिकतर रहती थीं। लेकिन अब समाज में स्त्रियों की स्थिति में बदलाव आ गया है तथा राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेने लगी हैं, है ना। वह नौकरी में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है उनके लिए, है ना। तो पुरुषों के समान नौकरियों में उनके लिए अधिकार मिल गया है। और उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, मतलब हेडिंग है इसी की, राजनीतिक परिवर्तन। राजनीति में भी बदलाव आ गए हैं आज के समय में। तो लिखा हमारे समाज में राजनीतिक परिवर्तन में अंग्रेजों का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि उनके ही शासनकाल में यातायात के साधनों का विकास हुआ, जिसकी वजह से स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी, है ना। क्योंकि अगर यातायात के साधन ना होते तो स्वतंत्रता संग्राम नहीं हो पाता, इतनी बड़ी अंग्रेजों से लड़ाई ना लड़ी जा पाती, है ना। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।